FPTF 1 चैप्टर 8 के क्वेश्चंस करने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट टू लीस्ट डायरेक्ट रेगुलेशन? इन तीनों में से गवर्नमेंट ने सबसे कम रेगुलेशन किस चीज के लिए किए हैं? तो पहला है एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। ये तो हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा हुआ है पूरा लॉ इसका, कि एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन जो है वो तो एक लॉ है जिसको गवर्नमेंट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट। लॉ क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट कोई कानून पास कर दे पार्लियामेंट के थ्रू और जिसको फॉलो करना सबके लिए मैंडेटरी या कंपलसरी हो जाए, उसको लॉ कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन तो इटसेल्फ एक लॉ है, तो डायरेक्ट रेगुलेशन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है कॉरपोरेट गवर्नेंस। अच्छा, इस चैप्टर में दो ही टर्म्स यूज हुई हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनको जरा डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कैसे, मतलब अपने वर्ड्स में आप डिफाइन करोगी? वेरी गुड। गाइडलाइंस होती हैं किन के लिए? वेरी गुड, कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए होती हैं। और इन गाइडलाइंस में क्या बताया जाता है? हाउ टू कंट्रोल योर कंपनी और हाउ टू डायरेक्ट योर कंपनी, राइट? हाउ टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर कंपनी। बट ये क्या है? आपने जैसे खुद कहा, ये गाइडलाइंस है। ठीक है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में, वहां पर ये एज अ लॉ फॉलो किया जाता है, यूएसए में, अमेरिका में। बाकी उसके अलावा दुनिया में ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज हैं, कुछ कुछ कंट्रीज में कुछ कुछ पोर्शन जो है गाइडलाइंस जो है उसको एज अ लॉ कंसिडर किया जाता है, कुछ को कंप्लीटली वॉलंटरीली ही रखा जाता है, वो ऑप्शनल ही रखा जाता है। जैसे पाकिस्तान में 100% ऑप्शनल है, यूके में 100% ऑप्शनल है, इंडिया में 100% ऑप्शनल है। ये गाइडलाइंस क्या फॉलो करो अच्छी बात है, ना करो कोई मसला नहीं। बट सिंगापुर में आधा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कंपलसरी है, एज अ लॉ है। साउथ अफ्रीका में भी लॉ है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो गाइडलाइंस, कुछ कंट्रीज में एज अ लॉ फॉलो किया जाता है और कुछ में एज अ ऑप्शनल फॉलो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट में सीएसआर कहा जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वेरी गुड। ये भी गाइडलाइंस होती हैं किसके लिए? ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, और उनको बताया जाता है कि आपने सस्टेनेबल तरीके से अपनी कंपनी को रन करना है, सस्टेनेबल तरीके से रन करना है, ताकि आपकी सोसाइटी जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द का ग्रीन इन्वायरमेंट और कंट्री की इकोनॉमी, इन तीनों पे नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, बल्कि आपकी कंपनी का पॉजिटिव इंपैक्ट आए। अच्छा, सस्टेनेबल सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? ये वर्ड है, वेरी गुड, फ्यूचर जेनरेशंस। ये एक वर्ड आपकी सस्टेनेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि आपने सारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाएं। सारे के सारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट नहीं कर देना, ठीक है? फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचाना है। तो सोसाइटी अच्छी रहेगी तो फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट होगा, इन्वायरमेंट ग्रीन रहेगा, पोल्यूशन नहीं होगी, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा, कंट्री की इकॉनमी अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बिजनेस की या जॉब करने की। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। जैसे ऑयल रिजर्व जो हैं वो लिमिटेड हैं दुनिया में, अगर हम बिजली भी ऑयल से बना रहे हैं, गाड़ियां भी ऑयल से चला रहे हैं, तो ये क्या है, एक ना एक दिन आएगा ऑयल दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं एनर्जी को? सबसे सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है सोलर की तरफ आप जाओ, गाड़ियों को बिजली पे चलाओ, इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए, पेट्रोल कार्स यूज़ ना करो, या जो आपने बिजली बनानी है वो भी सोलर से बनाओ, डीजल या पेट्रोल से या फॉसल फ्यूल से आप कम से कम फॉसल फ्यूल से बना सकते हो या सोलर से बना सकते हो, डीजल या पेट्रोल से आपको नहीं बनाना। बायोफ्यूल का एक कॉन्सेप्ट है, तो बायोफ्यूल, फॉसल फ्यूल, सोलर एनर्जी, ये सारे के सारे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, अब क्या ये कंपलसरी है? ये दुनिया के किसी भी कंट्री में अभी तक लॉ नहीं बना, ठीक है? इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ लॉज हो सकते हैं, बट सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसको वॉलंटियर ही रखा गया है कंपनीज के लिए पूरी दुनिया में, कि आप फॉलो करें तो अच्छी बात है, आप फॉलो ना करें तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। बट
बहुत सारी कंपनीज इवन इन डेवलप कंट्रीज बहुत सारी कंपनीज इसको बहुत सीरियस लेती हैं और वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर रिपोर्टिंग भी करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। क्यों करती हैं? टू विन द ट्रस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। बाहर के मुल्कों में लोग जो है ना इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी को लेके बहुत सीरियस होते हैं। ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो सीएसआर रिपोर्टिंग कर रही है। जो कंपनी सीएसआर रिपोर्टिंग कर रही है वो एक ब्रांड बन जाता है, उसकी एक गुडविल बन जाती है और कंज्यूमर उस कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बाय करते हैं। बट है ये 100% वॉलंटियर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? नहीं, हाँ, बी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। सीएसआर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है corporate social responsibility refers to the idea that a company should, ओके देख लेते हैं, ऑप्शन ए है play an active part in the social life of local neighborhood। कि सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि कंपनी जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। क्या ये ठीक है? सिर्फ सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के लिए नहीं? तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि तीनों साथ में होनी चाहिए। देखो यहाँ भी जैसे मैंने मेंशन किया, सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, और यहाँ भी है सोशल, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक, सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? ओके, बी है बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। आपकी कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हैं, चाहे एक्सटर्नल है, चाहे कनेक्टेड है, सबके वेलफेयर के लिए आपने काम करना है। क्या ये हो सकता है? नो। अच्छा, अब यहां पर ऑल स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है? जैसे सोसाइटी, सोसाइटी में आपके स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? जनरल पब्लिक, आपके एम्प्लॉयज भी तो सोसाइटी से आ रहे होते हैं, आपके कस्टमर्स भी सोसाइटी का पार्ट होते हैं, ये सारे सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। फिर इकोनॉमिक में आपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना होता है, तो शेयर होल्डर्स या बैंकर्स या लेंडर्स, इनके लिए प्रॉफिट बनाना होता है आपने। ये क्या है? ये भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में होती हैं एनजीओज जो ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें एनजीओज हो सकती हैं, इसमें प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी जो है इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। तो ये क्या है? ये आपके सारे ऑल स्टेक होल्डर्स हैं। एग्री? सो मतलब ये है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि सिर्फ सोसाइटी के लिए आपने कंसर्न नहीं रखना, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट सबके लिए कंसर्न रखना है, मतलब ऑल स्टेक होल्डर्स के लिए। सो यस, दिस इज द ट्रू वन। क्लियर विद दिस? सी भी देख लेते हैं, बी अलर्ट टू द सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। आपने सिर्फ अपने एम्प्लॉय की सोशल नीड्स का ख्याल रखना है, ये मतलब है सीएसआर का। ये ठीक है? नो, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट, उनके लिए भी आपने कंसर्न होना है। तो फॉल्स। डी भी देख लेते हैं, एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स ओवरऑल नीड्स नॉट देयर फाइनेंशियल नीड्स। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का आपने ख्याल रखना है, ये मतलब है सीएसआर का। ट्रू फॉल्स? ये भी फॉल्स है। तो अगर आप इलिमिनेशन भी अप्लाई करो, बी आपको अगर समझ ना भी आए तो आपको ये बड़ा क्लियर है कि ए, सी एंड डी, इसमें सिर्फ एक एक बंदे की बात हो रही है, बल्कि हमें कम से कम तीन बंदों के लिए कंसर्न होना चाहिए, जो सोसाइटी में हो, इकोनॉमिक में हो और इन्वायरमेंट में हो। तो सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट हो सकता है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेंडर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी लेस सुटेबल फॉर हिज पोस्ट। अच्छा, कंपनीज में ना दो किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिनको एनईडीज भी कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो डायरेक्टर्स हैं। बिल्कुल, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जिसके पास ऑपरेशनल पावर्स होती हैं, वो किसी डिपार्टमेंट का बॉस भी बन सकता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा भी होता है, वो एक्चुअली कंपनी को रन कर रहे होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास ऑपरेशनल पावर्स नहीं होती, फिर उनको कंपनी हायर क्यों करती है जब उन्होंने काम नहीं करना?
वो काम करते हैं, बट उनका काम ये होता है कि उन्होंने, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होते हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट के बॉस नहीं बन सकते, वो कोई भी कंपनी में काम या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होते हैं, और उनका एक ही काम होता है कि उन्होंने एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स पे नजर रखनी होती है। उन्होंने ये देखना होता है कि जितने भी कंपनी के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं वो काम सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। अगर उनको लगता है कि ये कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये शेयर होल्डर को शिकायत कर देते हैं। ये होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। अब, सो विच ऑफ द फॉलोइंग would render a non-executive director of a company less suitable for his post? A है, द पर्सन वर्कड फॉर द कंपनी 6 years ago। एक बंदा है जिसने 6 साल पहले भी इस कंपनी में काम किया और अब वो दोबारा काम करना चाह रहा है एज ए नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, तो क्या ये उसको लेस सूटेबल बना देगा? मतलब हमें उसे जॉब नहीं देनी चाहिए अब? लेस सूटेबल होगा, मोर सूटेबल होगा? ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंस को भूल जाओ फिलहाल। द पर्सन वर्क फॉर द कंपनी 6 years ago, तो ये बंदे को अब हमने दोबारा हायर करना है एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। तो ये तो मोर सूटेबल हो गया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा, उसको कंपनी के पॉलिसीज, कंपनी के प्रॉब्लम्स, कंपनी के चैलेंजेस, उनके स्टेक होल्डर, सबके बारे में तो इन्फॉर्मेशन होगी उसको। तो ये तो मोर सूटेबल हो गया, लेस सूटेबल नहीं होगा। बी देखते हैं। द पर्सन हैज सर्व्ड एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर फॉर द लास्ट 6 year। वो पिछले 6 साल से नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है और हम चाहते हैं कि वो अगले साल भी हमारा नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो। लेस सूटेबल, मोर सूटेबल? मोर सूटेबल। अब आपने कहा था वो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट, अगर यहां पे ये लिखा होता ना एग्जेक्टिव डायरेक्टर के लिए, द पर्सन हैज सर्व एज अ एग्जेक्टिव डायरेक्टर फॉर द लास्ट 6 year, फिर हम सोचते हैं उसको चेंज करने का, क्योंकि एग्जेक्टिव डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस चैलेंज हो जाती है। फेमिलियर, लास्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे फेमिलियरिटी थ्रेट, कि एक एग्जेक्टिव डायरेक्टर अगर 6 साल से काम कर रहा है तो उसको कंपनी की हर चीज के बारे में पता होगा, तो वो उसमें फ्रॉड भी कर सकता है। एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है उसके पास पावर्स होती हैं, तो वो उन पावर को मिसयूज करना भी सीख सकता है, तो इसलिए उसको चेंज करना तो बनता है। लेकिन जो आपका नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है उसके पास तो कोई पावर ही नहीं होती, वो 50 साल भी काम करता रहे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो जितना भी कंपनी को जान जाए वो कभी कंपनी में फ्रॉड कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं होती ऑपरेट करने की। क्लियर विद दिस? देन है सी, द पर्सन हैज नो प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद द एग्जेक्टिव डायरेक्टर। जो बंदा है उसका एग्जेक्टिव डायरेक्टर से कोई प्रीवियस कांटेक्ट नहीं है, तो ये अच्छा है बुरा है? लेस सूटेबल, मोर सूटेबल? सूटेबल नहीं, ये भी मोर सूटेबल ही बनाएगा। क्यों? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर का क्या काम होता है? एक एक लाइन में बताओ। वेरी गुड। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर का एक ही काम होता है कि उसने एग्जेक्टिव डायरेक्टर पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है। अब फर्ज करो यहां तो कॉन्टेक्ट दिया ना, मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं कि अभी जो हम बंदे को हायर करने लगे हैं वो किसी एग्जेक्टिव डायरेक्टर की वाइफ है, हमें उसे हायर करना चाहिए? हमें हायर करना चाहिए उसका? हम एक बंदे को हायर करना चाह रहे हैं एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो हमारे एग्जेक्टिव डायरेक्टर की वाइफ है, तो क्या हमें उसे हायर करना चाहिए एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर? करना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि अगर वाइफ जो है वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो, हस्बैंड जो है वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो, तो ये अच्छा है कंपनी के लिए? मतलब वाइफ ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हस्बैंड जो है वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है, जो वाइफ है वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है, तो एक वाइफ एंड हस्बैंड जो है वो कैसे एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं? एक वाइफ एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर कैसे अगर उसका हस्बैंड कुछ गलत काम भी कर रहा होगा तो वो सोचे कि चलो ठीक है थोड़ा फ्रॉड ही कर रहा है, पैसे तो घर ही लेके आ रहा है, मेरा ही बेनिफिट होगा, मैं और ज्वेलरी लूंगी, तो ये तो कंपनी बंद हो जाएगी पहले दिन ही। तो इसलिए ये, अगर कोई प्रीवियस कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये ज्यादा सूटेबल होगा। फिर डी है, द पर्सन ओन्स अ नंबर ऑफ कंपनी शेयर। जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है ना, उसने बहुत सारे शेयर्स बाय किए हुए हैं हमारी कंपनी में, अब वो उसमें जॉब करने लगा है, तो क्या ये मोर सूटेबल है, लेस सूटेबल है? लेस सूटेबल है। क्यों लेस सूटेबल है? क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेगा वो अपने बारे में सोचेगा कि कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए, वो घबराएगा कि अगर कंपनी, अगर एग्जेक्टिव डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, मैंने उसको पकड़ लिया, ये न्यूज़ मार्केट में चली जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तो ऑब्वियसली इट विल मेक हिम लेस सुटेबल। क्लियर विद दिस?
इसके बाद नेक्स्ट है एन ऑडिट कमेटी शुड। ऑडिट कमेटी का बेसिकली आप स्टैंडिंग जरा चेक कर लो, ये होती कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है वहां पर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे होती हैं बहुत सारी कमेटीज, रेम्यूनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी एंड सो ऑन। अब इसके नीचे ऑडिट कमेटी है। ऑडिट कमेटी में होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ताकि वो चेक एंड बैलेंस रख सकें। ऑडिट कमेटी के नीचे होते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब ये दोनों क्या हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। इंटरनल ऑडिटर में आपका ऑडिट स्टाफ होगा, ये तीनों ही रिपोर्ट करेंगे ऑडिट कमेटी को, ठीक है। और उसके बाद जब एक्सटर्नल ऑडिट करवाना होगा, एक्सटर्नल ऑडिट करवाना होगा तो बाहर से हम थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिटर्स लेके आएंगे। वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हो सकते, वो हमेशा कंपनी के बाहर से ही आएंगे और हमारी कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे, और वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होने चाहिए। अब जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ होता है ना, वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो एम्प्लॉयज हैं। वो अगर डायरेक्टर को चैलेंज करेंगे, डायरेक्टर फायर कर देगा उनको, उनके इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। लेकिन जो बाहर से एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं उनको हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो होते भी हैं। अब एन ऑडिट कमेटी शुड ए कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ओनली। क्या ये ठीक है? अच्छा, तो अगर ऐसा करें कि ये जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको भी ऑडिट कमेटी में एक पोजीशन दे दें, क्या ख्याल है? ये अच्छा होगा बुरा होगा? ये अच्छा होगा या बुरा होगा? अब देखो, सीईओ ने रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी को, ठीक है। ऑडिट कमेटी में वो खुद बैठा हुआ है, वो अपने आप को रिपोर्ट कर रहा है। ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं कहूँ कि अनमोल आपने एग्ज़ाम देना है और आप अपना एग्ज़ाम खुद ले लो एसीसीए में जाके, कैसा होगा? अच्छा होगा बुरा होगा? बुरा होगा। क्यों बुरा होगा? क्योंकि फिर तो आप कभी फेल ही नहीं होगी, ठीक है। एसीसी अगर एग्जाम लेते हैं तो इसलिए लेता है कि आपको इवेल्युएट कर सके, ठीक है। अब आप जो हो वो एग्जाम टीम में भी हो, फर्ज करो आप अपने F1 का एग्जाम पेपर खुद बनाते हो बैठ के एसीसी में, ठीक है। फिर आप आते हो और आप एक हफ्ते बाद जाके वही एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते हो एग्जाम हॉल में, क्या ये सही होगा? आप एग्जामिनर भी हो, आप स्टूडेंट भी हो, आप पेपर बना भी रहे हो और आप खुद पेपर दे भी रहे हो, आप तो टॉप कर जाओगे बड़े आराम से, 100% स्कोर आएगा, ऐसा ही होगा। हाँ, तो इसीलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसने रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी को। तो ऑब्वियसली ये बंदा जो है वो ऑडिट कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑडिट कमेटी का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ऑडिट कमेटी का काम ही ये है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे चेक एंड बैलेंस रखना है, उनको देखना है कि वो ऑपरेशन सही कर रहे हैं कि नहीं, वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सही अचीव कर रहे हैं या नहीं, वो प्रोसेसेस सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो अब ये सीईओ खुद भी ऑडिट कमेटी में बैठा हो, अब ये सीईओ जो है फ्रॉड कर रहा है कंपनी में, ऑडिट कमेटी को फ्रॉड का पता चल गया, बट सीईओ जो है वो ऑडिट कमेटी का भी हेड है, तो क्या अपने खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होने देगा? कभी वो नहीं होने देगा। क्लियर विद दिस? तो इसीलिए यहां पर क्या होता है कि सीईओ जो है उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं, उसको अगर आपने ऑडिट कमेटी में ऐड कर दिया तो जब भी ऑडिट कमेटी के पास कोई भी करप्शन का केस आएगा वो उसको फॉलो अप ही नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि सीईओ जो है वो तो ऑडिट कमेटी में खुद बैठा हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं देगा। सो यस, ए कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सिर्फ वो लोग होने चाहिए जो कंपनी में करप्शन नहीं कर सकते। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसलिए करप्शन नहीं कर सकते कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती, तो ये ट्रू है। बी भी देख लेते हैं, इंक्लूड एटलीस्ट वन सीनियर मेंबर ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम। इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं इसमें से एक इंटरनल ऑडिटर को ऑडिट कमेटी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये उसको रिपोर्ट कर रहा है ऑडिट कमेटी को। अगर ये खुद भी जाके ऑडिट कमेटी में बैठ जाएगा तो अपने आप को रिपोर्ट कर रहा होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। ये भी, ये फॉल्स है। फिर सी जो है, इंक्लूड वन मेंबर फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिट फर्म, क्या ये हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो तो कंपनी के एम्प्लॉयज ही नहीं होते, वो कंपनी के बाहर से आते हैं। जो बंदा कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो कैसे ऑडिट कमेटी का मेंबर बन सकता है? तो ये भी फॉल्स है। एंड डी, कैरी आउट अ डिटेल रिव्यू ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। ऑडिट कमेटी का काम ये होता है कि उन्होंने बैलेंस शीट का क्रिटिकल इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन करना होता है। क्या ये ठीक है?
ऑडिट कमेटी में होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, जिनका काम ये होता है कि उन्होंने एग्जेक्टिव डायरेक्टर पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है, इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, कोई करप्शन या फ्रॉड कर रहा है उसके खिलाफ एक्शंस लेने होते हैं, ये ऑडिट कमेटी का काम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना ऑडिट कमेटी का काम नहीं होता, वो होता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स का काम। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो, इंटरनल ऑडिटर्स भी करते हैं, बट असल में ये काम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का है। ऑडिट कमेटी या इंटरनल ऑडिट अगर इसमें इन्वॉल्व ना भी हो तो चलेगा, तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स है। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर?